हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम। एंड जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेशन जो कि आई दृष्टि से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम आई दृष्टि सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई दृष्टि इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स, जिसमें ईयरली कंपाइलेशन रहेगा। सितंबर 2023 से लेके 2024 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बी इट नेशनल बी इट इंटरनेशनल और स्टेट स्पेसिफिक, जितने भी न्यूज़ हैं इसमें कवर किए गए हैं। और आपके जितने भी अपकमिंग इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, लेकिन दिसंबर के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। देन वी हैव बीपीएससी ऑल्सो, बीपीएससी का प्रीलिम्स भी आ रहा है, यूपीएससी का आरओ और आरओ का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो उन सब में जितना भी हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करने के लिए वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस आई दृष्टि सीरीज़। तो इसका फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्लास की तरफ। तो इसमें आई दृष्टि में जो फर्स्ट चैप्टर है जो मेंशन्ड है बुक में, उस चैप्टर का नाम है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली बहुत ही जो है एक्चुअली आपको इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ये चैप्टर क्यों रहेगा वो समझते हैं, क्योंकि जितने भी फर्दर चैप्टर्स आएंगे, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, उन सब में से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो उन्होंने खुद से ही क्या है सेग्रीगेट करके फर्स्ट चैप्टर में अंडर द कैटेगरी पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो क्या है कंपाइल कर दिया है। तो इसमें क्या है पॉइंट्स की फॉर्म में आपको सारे न्यूज़ मिलेंगे, लेकिन हमें क्या है उन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना रहेगा। तो ये पेजेस कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपकी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेगा। तो जैसे ये आप देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो दिस इज़ द थिंग। तो हर पॉइंट एक अपने आप में क्या है सेपरेट न्यूज़ है। जैसे वाइट रेवोल्यूशन 2.0, वेव समिट, बायोराइड, ग्लासगो समिट के बारे में यहाँ पे है, देन रंगीन मछली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एवरी पॉइंटर इज़ अ डिफरेंट न्यूज़। तो हर पॉइंट एक सेपरेट न्यूज़ है। इसी के कारण ये जो पहला चैप्टर है ये थोड़ा सा हमें क्या है लगेगा, इसमें एनर्जी लगेगी इसको कंप्लीट करने में, राइट। तो इसको हम क्या है धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज कुछ ही पेजेस करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर के, क्योंकि हमें क्या है दोनों चीज़ें कवर करनी है। वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट एज वेल एंड वी हैव टू लर्न इट साइड बाय साइड। तो दोनों चीज़ें हमने क्लास में क्या है कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो इसी एजेंडा के साथ आज का जो फर्स्ट पेज है पॉइंट्स टू रिमेंबर का, उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे, तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक एंड इनके अलावा भी कुछ अदर टॉपिक्स भी रहेंगे जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, जिनका अलग से स्लाइड नहीं बनाया, वो मैं आपको वहीं पे समझा दूंगी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ आज के हम जो टॉपिक्स हैं न्यूज़ में आज कवर करेंगे आज की फर्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंटर जो वहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन। एंड क्या पॉइंटर मेंशन्ड है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट मॉल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। तो ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू दो एजेंडास पे काम करने की कोशिश करी गई है। कौन कौन से दो एजेंडास? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यू हैव टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। डेयरी कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है, मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, डेयरी कोऑपरेटिव्स को। और दूसरा क्या है, साथ में विमेन की एम्पावरमेंट और विमेन माल न्यूट्रिशन को फाइट करने की बात की गई है। तो एक कौन सी ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है जिसके ये दो जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो इसी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम बाय द नेम वाइट रेवोल्यूशन 2.0, राइट। अब थोड़ा सा इस पर समझना रहेगा कि वाई वी आर कॉलिंग इट वाइट रेवोल्यूशन 2.0, क्योंकि पहले भी इफ़ यू रिमेंबर तो वी ऑलरेडी हैड वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन पहले भी हुआ था
एंड वाइट रेवोल्यूशन पहले कब हुआ था, ये भी याद रखना है. स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर में से स्टैटिक क्वेश्चन भी बनेगा, तो उस पर भी फोकस करना है, राइट. तो वाइट रेवोल्यूशन, पहला वाइट रेवोल्यूशन कब हुआ, 1970 में, राइट. तो किससे रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन. तो कंट्री में मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या है, कंट्री में वाइट रेवोल्यूशन लाया गया था. एंड इट वाज हुज आइडिया, इट वाज द आइडिया ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरीन, राइट. ये भी इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स दे आस्क हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो आंसर क्या होगा, वर्गीस कुरीन इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. कब आई थी, 1970 में. दो चीज़ें हो गई, किस चीज़ के लिए, इट वॉज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन. तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन 1 आई थी 1970s में, राइट. एंड इस वाइट रेवोल्यूशन को एक पॉपुलर नाम से जानते थे, दैट वाज ऑपरेशन फ्लड. तो कभी क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, इवन एसएससी में भी पूछा गया है दैट ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट. सो ऑपरेशन फ्लड इज नथिंग बट द अनदर नेम फॉर वाइट रेवोल्यूशन. तो आपको समझ आ गया होगा कि वाइट रेवोल्यूशन क्या था. इट वाज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना था मिल्क प्रोडक्शन में. अब उसी लाइंस पे क्या है, वाइट रेवोल्यूशन 2.0 आया है. अब ये 2.0 है, इट मीन्स एक स्टेप और आगे जाना है, राइट. तो कौन सा स्टेप आगे जाना है वो अब हमें समझना पड़ेगा. एंड वो स्टेप आगे क्या जाना है कि मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करना ही करना है, राइट. वाइट रेवोल्यूशन इट मीन्स मिल्क से तो रिलेटेड है ही, मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करना है, लेकिन नेक्स्ट लेवल जाना है, क्योंकि ये तो हम वाइट रेवोल्यूशन 1 में भी कर रहे थे. अब क्या करना है, अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू एम्पावर विमेन एंड फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन. अब माल न्यूट्रिशन तो फाइट हो जाएगा, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन यू नो इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो वो सब माल न्यूट्रिशन फाइट करने में तो समझ आ गया. लेकिन हाउ इट विल हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये आगे समझेंगे कि कैसे वाइट रेवोल्यूशन 2.0 इज़ टारगेटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, कि विमेन का जो सशक्तिकरण है वो कैसे होगा, ये अभी फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो आई होप वाइट रेवोल्यूशन 1 और वाइट रेवोल्यूशन 2.0 में जो डिफरेंस है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. अब कुछ टारगेट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देखो अगर तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा वाइट रेवोल्यूशन 2.0 पे, तो वो भी आ सकता है, राइट. तो उसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स याद रखनी पड़ेंगी. सबसे पहले कि इसके टारगेट्स क्या हैं, राइट. तो टारगेट्स क्या हैं, कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है उसके कुछ टारगेट्स हैं, दैट यू शुड नो. तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा यूपीपीसीएस तो टारगेट्स के ऊपर ज़रूर फोकस करेगा. तो क्या टारगेट है, सबसे पहले तो इट हैज़ टारगेटेड व्हाट, कि हमें क्या है, प्रिक्योर करना है 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क डेली. तो कितना मिल्क का प्रिक्योरमेंट का टारगेट कितना रखा है, 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क डेली बाय द एंड ऑफ 5th ईयर ऑफ द इनिशिएटिव. तो आज से 5 साल बाद जब ये इनिशिएटिव का 5 साल हो जाएगा, तो डेली मिल्क जो प्रिक्योरमेंट की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए, 100 मिलियन kilograms of milk daily, right. And it also aims to increase procurement led by cooperatives. तो डेयरी कोऑपरेटिव्स जो हैं उनसे अगर हम देखें कितनी प्रिक्योरमेंट का टारगेट रख रहे हैं, तो इट इज़ 1000 लाख लीटर्स, राइट. तो इतना जो है उनके लिए टारगेट. अदरवाइज 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क डेली बाय द एंड ऑफ 5th ईयर. एंड डेयरी कोऑपरेटिव से दे आर आस्किंग टारगेटिंग व्हाट 1000 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क दे आर टारगेटिंग टू प्रिक्योर. तो ये इसका एम है. अभी कितना प्रिक्योरमेंट हो रहा है, इट इज़ 660 लाख लीटर्स, राइट. तो आपने अप्रॉक्सीमेट फिगर्स याद रखनी, ये तो राउंड फिगर है, ये पूछ सकते हैं. सो क्या है डेली, एक तो डेली का टारगेट इज़ जो आपने इसमें याद रखने की कोशिश करनी है, दैट इज़ 100 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ मिल्क डेली एंड 1000 लाख लीटर्स जो है इसका आपने प्रिक्योरमेंट इसको इंक्रीज़ करना है.
राइट। देन जो वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, दिस कैन बी आस्क्ड। अंडर द वाइट रेवोल्यूशन एक चीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पे, गुजरात में। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम? द प्रोग्राम का नेम था कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, कहाँ पे? दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट विच वॉज टेकिंग प्लेस इन गुजरात, जिसमें क्या कर रहे थे, इसमें डेयरी फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट दे रहे थे यूजिंग रुपए किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स फार्मर्स को इशू हैं, तो उसमें डेयरी फार्मर्स को दे वर प्रोवाइडिंग फ्री इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे थे, सो दैट दे कैन लाइक टेक ऑन द बिजनेस अच्छे से। बिकॉज ये जो डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है, यू नो, इसमें दिस इज़ कैश क्रंच कभी कभी हो जाता है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए और ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएँ और फैसिलिटीज़ को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए उनको भी जो भी क्या है लोन की ज़रूरत है, तो उसके लिए देवर प्रोवाइडिंग कैश फ्री इंटरेस्ट फ्री कैश प्रोवाइड कर रहे थे उनको क्रेडिट पे, राइट। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था एंड इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दे हैव डिसाइडेड टू मेक इट द पार्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड अब ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा। तो अब क्या है, पूरी कंट्री में कोई भी डेयरी फार्मर अंडर द रुपए किसान क्रेडिट कार्ड दे कैन गेट एक्सेस टू द इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, राइट। तो जिससे क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी रूरल एरियाज़ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो दिस कैन बी आस्क्ड सेपरेटली, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि व्हाट आर द टारगेट्स एंड व्हाट इज़ बीइंग डन अंडर द वाइट रेवोल्यूशन 2.0। देन कुछ ये डेटा है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपने याद रखना है। अगर ग्लोबल रैंकिंग देखें कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया कौन से रैंक में आ रहा है, तो इंडिया इज़ द टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री, राइट, फॉर द ईयर 2022-3। एंड अगर स्टेट वाइज देखें कि इंडिया की कौन सी टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने रैंकिंग याद रखनी है। यूपी पीसीएस में एक बहुत ट्रेंड रहा है ऐसे क्वेश्चंस पूछने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट रैंक तो यूपी का ही है, देन इज़ राजस्थान, एमपी एंड गुजरात। सो यू हैव टू रिमेंबर इसी ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा यूपी, देन वी हैव राजस्थान, देन वी हैव एमपी एंड लास्ट पे वी हैव गुजरात, राइट। एंड दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द इंडिया। तो यूपी फर्स्ट है, ये याद रखना है। अप्रॉक्सीमेटली सारे मिल्क प्रोडक्शन का इंडिया की 15% कहाँ से आ रही, यूपी से, 14% राजस्थान से, राइट। तो ये आपने याद रखना है दैट दीज आर द टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। एंड ग्लोबली हमारी रैंकिंग क्या है, वी आर रैंक नंबर 1। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि वाइट रेवोल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो लेट्स रिवाइज दैट वी हैव डिस्कस्ड वाइट रेवोल्यूशन। देखो साथ में रिवाइज करेंगे तो एकदम रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला वाइट रेवोल्यूशन कब आया था, 1970s में आया था। एंड किसका आइडिया था, वर्गीस कुरीन, डॉक्टर वर्गीस कुरीन का आइडिया था। सो इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। एंड इसका एजेंडा क्या था, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, राइट। और नाउ वी हैव व्हाट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड वाइट रेवोल्यूशन 2.0, जिसमें क्या है, एक स्टेप फर्दर जाना है। तो मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज करनी ही है, लेकिन साथ में क्या करना है, वी हैव टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन प्लस विमेन एम्पावरमेंट करनी है, राइट। सो दीज आर द एजेंडाज ऑफ वाइट रेवोल्यूशन 2.0। इसमें हमने कुछ फर्दर टारगेट्स भी समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेली का जो प्रोक्योरमेंट है उसको इंक्रीज करना है। डेली प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क को कितना इंक्रीज करना है, 200 मिलियन किलोग्राम्स, राइट। एंड देन इसके अंडर एक जो पायलट प्रोजेक्ट था, एक पायलट प्रोग्राम चल रहा था बाय द नेम कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स।
इसको क्या है ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे अब क्या है एक्सपैंड कर दिया है, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या था, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, जिसमें क्या है रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, किसको, टू डेयरी फार्मर्स। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि वाइट रेवोल्यूशन में क्या क्या था, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। देन हमने ग्लोबल रैंकिंग देखी थी जिसमें इंडिया टॉप रैंकर था, और टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में अगर याद करें तो यूपी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, तो ये हमने याद करी थी। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वाइट रेवोल्यूशन 2.0, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, राइट। अब ये मैंने इतना डिस्कस क्यों किया, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंटर्स थे। तो अभी पॉइंटर्स पे मूव करते हैं। लेट्स सी कौन कौन से पॉइंट्स थे। लेट मी इरेज दिस। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, विच इनिशिएटिव was launched to empower women and fight malnutrition through dairy cooperatives। तो कौन सा ऐसा स्कीम है लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करके विमेन को एम्पावर करने की बात करी गई है और माल न्यूट्रिशन से फाइट करने की बात करी गई है। तो इसका आंसर क्या है, वाइट रेवोल्यूशन 2.0। सो आई होप ये पॉइंट अब याद हो गया, राइट। तो वेमेन को एम्पावर करना है, माल न्यूट्रिशन भी फाइट करनी है, और डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात है। तो डेयरी देखते आपको क्लिक कर जाएगा कि दिस इज रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन 2.0। तो ये तो याद हो गया होगा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यही हमारा हिंट है, डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड वेमेन, और जो है एंड वेमेन एम्पावरमेंट एंड फाइट माल न्यूट्रिशन, राइट। सो दिस पॉइंट आई थिंक याद हो गया होगा सबको। देन सेकेंड पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, हु लॉन्च्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs लॉन्च किए गए हैं ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, राइट। तो किसने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया। लेकिन आपने जो याद रखने वाली बात इसमें है कि वाइट रेवोल्यूशन का ही पार्ट अब बन गया है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स जो है कौन सी स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया गया था, तो वो अभी हमने याद किया गुजरात में, राइट। और अब कौन सी स्कीम के अंडर, कौन सी इनिशिएटिव के अंडर ये पूरे इंडिया में अब अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वाइट रेवोल्यूशन 2.0, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे जो है इससे एड्रेस हो जाते हैं। थर्ड जो पॉइंटर है वो है इट इज़ रिलेटेड टू अ ग्लोबल इवेंट। तो ये कह रहा है कौन सा ऐसा ग्लोबल इवेंट इंडिया ने होस्ट किया फ्रॉम 5th to 9th of February to boost its media and entertainment industry, right। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कौन सा इवेंट हुआ है, ग्लोबल इवेंट है। इट मीन्स दूसरे कंट्रीज़ में भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो इस समिट का नाम क्या था, वेव समिट। तो इसको थोड़ा सा समझने की याद करते हैं, राइट। याद तो देखो इजीली हो जाएगा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है तो इसको म्यूज़िक और वो सबसे लिंक करो। और म्यूज़िक्स क्या है, साउंड है, वेव्स है। तो वेव समिट इज़ रिलेटेड समथिंग व्हाट, मूवीज़ एंड मीडिया, राइट। तो वेव समिट हुआ कहाँ पे हुआ, इंडिया में, राइट। तो ये ग्लोबल इवेंट था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे एड्रेस करेंगे, राइट। तो उस पर मूव करते हैं। सो ये वही मैंशनड है, विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट फ्रॉम 5th to 9th of February 2025 में होगा। अभी अभी ये होगा, विल होस्ट नेक्स्ट ईयर होगा, टू बूस्ट इट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो वेव समिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025 में। एंड तो क्वेश्चन आ सकता है वेव समिट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, सो इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ग्लोबल इवेंट है, राइट। कौन ऑर्गेनाइज करेगा, अब सोचने वाली बात है। जब भी कोई इवेंट होती है तो उसको कोई ऑर्गेनाइज करता है, तो ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा। अभी इंडिया में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मैनेज करने वाली कौन सी जो मिनिस्ट्री है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो दिस मिनिस्ट्री वुड ऑर्गेनाइज दिस समिट, राइट। एंड ये है 2.0, ये इसका सेकेंड इवेंट होगा अभी,
2025 में। इससे पहले वेव समिट फर्स्ट हो चुका है, वो कब हुआ है? 2024 में, राइट। जो फर्स्ट एडिशन है वो कब होगा? 20 से लेके 24 नवंबर 2024 में होगा एंड गोवा में होगा, राइट। सो होस्ट कंट्री क्या है? इंडिया है, लेकिन होस्ट स्टेट क्या है? इट इज़ गोवा। तो आपने याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं वेव समिट कौन सी स्टेट होस्ट करेगी या कौन सी स्टेट में होगा, तो इट इज़ गोवा। तो गोवा, आप वैसे गोवा बीचेस के लिए फेमस है, राइट। तो गोवा से आप वेव्स याद कर सकते हो, राइट। एंड दिस वेव्स आर रिलेटेड टू व्हाट, लोग क्या वहाँ पे फन करने जाते हैं, लोग वहाँ पे म्यूजिक लगाते हैं, दे डांस, है ना। तो वो सब यू कैन लिंक अपने दिमाग में, एक पिक्चर बना सकते हो, वेव समिट गोवा, एंड इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, राइट। तो ये होगा एंड दिस वुड बी होस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा, राइट। तो नोडल एजेंसी कौन होगा? नोडल एजेंसी किसको बोलते हैं? जो इवेंट का पूरा ऑर्गेनाइज करती है, जो उसको अच्छे से देखती है कि कैसे सारा इवेंट होगा। तो नोडल एजेंसी होगी एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, विच वुड बी द नोडल एजेंसी फॉलोइंग द MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो नेशनल लेवल पे उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जो क्या है, वो नोडल एजेंसी के जैसे काम करेगी और सारा ऑन ग्राउंड लेवल जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको क्या है, उनकी टेक केयर करेगी। अब इसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा यही होगा कि एक समिट करवा रहे हैं, तो लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म कि जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मीडिया है, ये ग्रो कर सके। इसमें क्या है, वी कैन फोस्टर डायलॉग, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ इससे रिलेटेड बात करें, कैसे इंडिया एक हब बन सकता है इनोवेशन और एक्सीलेंस का इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर में, राइट। और कैसे इंडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस से क्या है, एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। वी ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, लाइक बॉलीवुड कल्चर इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। और कितना हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। अब तो क्या है, जो साउथ मूवीज़ हैं वो भी इंटरनेशनली द बिकमिंग हिट्स, राइट। तो रीजनल मीडिया भी हमारा क्या है, दैट इज़ ऑल्सो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है एंड परफॉर्म कर रहा है। तो वो सब चीज़ों को कैसे और अच्छे से हम क्या है इनोवेट करके एक्सेल कर सकते हैं इस फील्ड में, तो वो सब चीज़ों पे डिस्कशन रहेगा अंडर दिस वेव समिट। तो जो आपने मेन चीज़ें याद रखनी है वो तो एक तो इसका लोकेशन, दैट वेयर इट इज़ हैपनिंग, सो इट इज़ हैपनिंग इन गोवा, राइट। एंड वेव समिट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये दो आपने चीज़ें याद रखनी, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इसमें से जो मेजर निकल के आते हैं पॉइंट्स वो यही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो यही पॉइंटर था हमारा, क्या था, विच ग्लोबल इवेंट विल होस्ट इंडिया, which global event will India host from 5th to 9th February 2025 to boost its media and entertainment industry। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेव समिट, राइट। तो ये आपने याद रखना है, राइट। देन हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिकास फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू MPACs डेयरिंग एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स। तो ये जो नए 2 लाख के आसपास क्या है डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को लॉन्च जो है उनके लिए क्या है मार्गदर्शिकाज लॉन्च किए हैं। तो किसने लॉन्च किया है ये आपने याद रखना है। इट इज़ लॉन्च बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, राइट। तो उनके द्वारा ये जो SOPs हैं लॉन्च किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट हमें जो इसमें और पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बायोराइट, बायोराइट से रिलेटेड है। तो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू, it is a scheme which will foster innovation, promote bio-entrepreneurship and strengthen India's position as a global leader in biomanufacturing and biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्टर को प्रमोट करके हर सेक्टर में बी इट मैन्युफैक्चरिंग, सो बायो मैन्युफैक्चरिंग, बी इट दिस रिलेटेड टू बायो एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया को एक इनोवेशन का हब बनाने की जो कोशिश करी जा रही है अंडर अ स्कीम। सो व्हाट इज़ दैट स्कीम, बायोराइड। तो वी हैव टू राइड
on this technology, biotechnology, and we have to foster this and make India as a global leader in this bio manufacturing and biotechnology का हमें इंडिया को क्या है लीडर बनाना है. तो उसके लिए स्कीम का नाम क्या है बायो राइड. तो ये दिमाग में कैसे याद कर सकते हो दैट वी हैव टू राइड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी टू मेक इंडिया अ हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो स्कीम का नाम याद हो जाएगा. सो क्या है नाम बायो राइड. तो अगर ध्यान से रिवाइज करें तो अभी हमने 3 स्कीम्स करी हैं अभी तक. सबसे पहले हमने करी थी वाइट रेवोल्यूशन 2.0, देन सेकेंड हमने करी थी वेव समिट, एंड थर्ड वी हैव डन नाउ बायो राइड. तो बायो राइड किससे रिलेटेड है तो याद क्या रखना है वी हैव टू राइड ऑन द बायो टेक्नोलॉजी so that we can make India a global leader in this biomanufacturing and biotechnology. तो by this trick you can remember the name of the scheme. तो क्या नाम है बायो राइड, याद रखना है नाम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो अ स्कीम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए जब कुछ गवर्नमेंट करती है तो वो स्कीम ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट की, उनकी पूरी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है विद एन टोटल आउटले ऑफ 79,156 करोड़. तो अप्रॉक्सीमेटली 79,000 करोड़ की अमाउंट यूज़ करके आउटले से गवर्नमेंट क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक स्कीम लॉन्च कर रही है. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्कीम दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस अमाउंट यू हैव टू रिमेंबर. यूपीपीसीएस अक्सर ही पूछ लेता है कि कितना आउटले एलोकेट किया गया है किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. एंड एज यू कैन सी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा एलोकेट किया है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर, रफ फिगर याद कर सकते हो दैट 79,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. राइट, तो ये आपने याद रखनी है. इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. देखिए बायोराइड वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज़ अ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया बायोटेक्नोलॉजी. इस बायोराइड का फुल फॉर्म भी है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम. सो इससे क्या है यू विल फोस्टर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. राइट, हमें क्या है 300 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी बनना है बाय 2030, ये हमारा टारगेट है. राइट, एंड इसके लिए क्या है अप्रॉक्सीमेटली 9100 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड. तो ये स्कीम 5 इयर्स के लिए चलेगी. 2021 से स्टार्ट हुई है एंड 2025-26 तक ये चलेगी, एंड जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट भी हुए हैं. लेकिन किसके लिए इट हैज़ टू मेक इंडिया बायोटेक्नोलॉजी का हब. राइट, तो ये आपने याद रखना है. कौन कौन से फील्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो. ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच्ड मिल जाएगा. सो दिस इज़ फॉर मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेंस. तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए पॉइंटर्स, आप रीड कर सकते हो. राइट, ये आपको अटैच मिल जाएगा डॉक्यूमेंट क्लास के साथ. राइट, तो नेक्स्ट स्कीम पे हम मूव करते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. राइट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है किसका ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, एंड उसके लिए एक आउटले कितना है अप्रॉक्सीमेटली 79,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट जो है एलोकेट की गई है. अब कैसे करेंगे उनकी डेवलपमेंट, राइट, वो समझते हैं. सो प्रधानमंत्री जनजातीय ट्राइबल्स के लिए उन्नत ग्राम अभियान. राइट, तो विलेज डेवलपमेंट की बात है. अब क्या होगा, सबसे पहले इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल फैमिलीज़ इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. सो ट्राइबल विलेजेस में क्या है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली 549 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर कंट्री क्या है टारगेट की गई हैं जहाँ पे ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा.
ये आपने एक स्टैटिक पॉइंट याद रखना है दैट अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस एसटी पॉपुलेशन कितनी है 10.42 करोड़, और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इन परसेंटेज वाइज याद रखने की कोशिश करो 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ व्हाट ट्राइबल्स। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना लॉन्च की गई है। वी नो ट्राइबल्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट अभी क्या है, अब बहुत फोकस कर रही है टू इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो आप स्कीम से ही देख सकते हो 79,000 करोड़ के आसपास मनी हैज़ बीन एलोकेटेड, राइट। तो इसके क्या है, फोकस क्या रहेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कि जितने भी क्रिटिकल गैप्स रह गए हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ सेक्टर में जो कमियां रह गई हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, अर्ली जो केयर है उनको नहीं मिल रही है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, राइट, एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग की दिक्कत है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो सब जो गैप्स रह गए हैं उनकी डेवलपमेंट में, उसको कवर करने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको सबको क्या करने की बात करी जा रही, वी हैव टू कन्वर्ज, उनको क्या है एक पॉइंट पे लेके आना है। सो कन्वर्जेंस की बात करी जा रही है, सो दैट सब मिनिस्ट्रीज मिलके काम करें। जब मिलके काम करोगे तो क्या है, ये जो गैप्स हैं इसको हम फुलफिल करने में जो है बेटर वे में अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को सोचते हुए क्या कोशिश करी गई है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो साथ में अप्रॉक्सीमेटली 17 मिनिस्ट्रीज साथ में मिलके काम करने की कोशिश करेंगी टू फुलफिल द जितना भी ये क्रिटिकल गैप रह गया वहाँ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो दैट प्रॉपर सोशल एज वेल एज उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो पाए। अगर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल्स बनाएं, स्कूल्स की ज़रूरत है तो अंडर द एकलव्य स्कीम स्कूल्स बने, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, राइट, स्किलिंग करो, वो सब डिफरेंट स्कीम्स एक साथ इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर उनका डेवलपमेंट हो अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सो PM युगा, राइट। सो PM युगा शॉर्ट फॉर्म, एंड कितना मनी एलोकेट किया है 79,000 करोड़, ये आपको याद रखना है, राइट। और अभी क्वेश्चन आ जाए तो इसका कौन सा कितने इसमें क्या है, कोई एक मिनिस्ट्री का स्कीम है, नो, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 17 मिनिस्ट्रीज का फंड एलोकेट है। और लेकिन अगर पूछे नोडल मिनिस्ट्री, अब 17 मिनिस्ट्री है लेकिन कोई तो नोडल मिनिस्ट्री होगी, तो वो कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो दैट वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री, राइट। तो ये इस स्कीम का एजेंडा है, राइट। सो आई होप पॉइंट क्लियर है। तो हम अपनी शीट पे मूव करते हैं। वी हैव क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंडर 79,000 रुपीज़ एलोकेट करके ट्राइबल कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अभी नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होने हैं, इसका ओरिजिनल वेन्यू क्या था, पहले इसका होस्ट कंट्री कौन सा डिसाइड हुआ था, इट वॉज टू बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इसका होस्ट कंट्री डिसाइड हुआ था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डिनाई कर दिया एंड दे टुक बैक। उन्होंने बोला कि वी विल नॉट होस्ट दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। क्यों नहीं, दे साइटेड द रीज़न कि क्या कारण बताया, इंक्रीजिंग द कॉस्ट, राइजिंग कॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि बहुत इन्फ्लेशन है तो दे वोंट बी एबल टू डू दिस, तो दे हैव व्हाट बैक ऑफ, तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। एंड नाउ क्या है, अब नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट कंट्री जिसने बोला है दैट दे विल दिस होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2026, तो इसीलिए ये जो कंट्री है न्यूज़ में है, राइट। तो हमें याद रखना है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट नाउ वी आर गोइंग टू सी इट इन ग्लासगो, राइट। तो ग्लासगो में जो है ग्लासगो सिटी में होगे, स्कॉटलैंड की ग्लासगो में वी आर गोइंग टू सी दिस कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो ये दो तरीके से पूछ सकते हैं। नाउ दे कैन आस्क यू द फाइनल वेन्यू कौन सा है,
फाइनल होस्ट कंट्री कौन सा है, तो वी हैव व्हाट, स्कॉटलैंड। तो एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है, ग्लासगो में। पहला ओरिजिनल वेन्यू क्या था, ओरिजिनल होस्ट कंट्री वॉज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे, विक्टोरिया में होना था। सो विक्टोरिया इज़ बैक्ड ऑफ, राइट, सेइंग कि बहुत महंगाई है तो वो नहीं होस्ट कर पाएंगे, सो दे बैक्ड ऑफ। और अभी क्या है, प्रेजेंटली ग्लासगो में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स भी जान लेते हैं, राइट। जैसे हम इस क्लास का पैटर्न समझ रहे हो, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग ऑल्सो कि जो पॉइंटर्स हैं, क्या उसको बोलते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स, वो भी मिस ना हो जाएं, तो वो हमने ध्यान रखना है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले जो कि अभी कहाँ हो रहे हैं, स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने एश्योर किया है दैट दे विल होस्ट, राइट, कहाँ पे, दे विल होस्ट इन ग्लासगो, राइट, फॉलोइंग अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़। देखो जब कोई होस्ट कंट्री विड्रॉ करता है, बैक ऑफ करता है कि हम लोग होस्ट नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर कुछ पेनाल्टी भी लगती है, राइट। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पे दैट पेनाल्टी। सो वो पेनाल्टी यूज़ करके एंड स्कॉटिश गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से मनी यूज़ करके दे आर सेइंग कि वी विल होस्ट दिस कॉमनवेल्थ गेम्स। सो स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने क्या है, विड्रॉ कर लिया, साइटिंग राइजिंग कॉस्ट एज द प्राइमरी रीज़न। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि कौन से रीजंस थे, तो दे बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट, महंगाई के कारण उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बैक ऑफ कर लिया। अभी प्रेजेंट हमारा क्या है, स्कॉटलैंड हमारा कंट्री है, और सिटी क्या है, ग्लासगो में 2020 के हमारे जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा जानना है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। इट टेक प्लेस एवरी 4 ईयर, ये याद रखना है। तो एवरी 4 ईयर्स हमारे क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। अब कौन से कंट्रीज़ पार्ट कर लेते हैं इसमें, क्या सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ आते हैं, तो मोस्टली इसके जो कॉमनवेल्थ नेशन के जो मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। कॉमनवेल्थ नेशंस बेसिकली वो हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, तो ब्रिटिश कॉलोनीज़ की ये ग्रुपिंग है, तो उनको कॉमनवेल्थ नेशंस बोला जाता है। एंड दोज ब्रिटिश कॉलोनीज़ आर द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, एंड उनके बीच में क्या है, हर 4 साल बाद दिस फ्रेंडली गेम्स टेक प्लेस बाय द नेम कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। इसको मैनेज कौन करता है, तो इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, एंड इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन में, ये आपने याद रखना है। एंड पहले इसको क्या बोलते थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, क्योंकि सारे कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्या थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़। एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुए 1930s में, तो तब क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ वर द कॉलोनीज़ ऑफ ब्रिटिश। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंट्रीज़ क्या होते गए, इंडिपेंडेंट होते गए, राइट। बट फिर भी इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। जैसे इंडिया भी क्या है, हम भी 1947 में वी गॉट फ्रीडम, बट वी कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। हमने मेंबरशिप कंटिन्यू रखी, हमने मेंबरशिप नहीं तोड़ी, राइट। तो ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स आप समझ गए होंगे दैट इट इज़ द गेम्स विच टेक बिटवीन द अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनीज, राइट। तो इनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक में, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए, 1930 में, एंड कहाँ पे हुए, इट हैपेंड इन कनाडा। कौन इसको मैनेज करता है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जिसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लंदन में, राइट। कितनी देर बाद होता है, दिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद होता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। तो करेक्ट आंसर इज 5 ईयर्स। इस साल का, अभी इस साल का लोकेशन क्या है, इस साल का होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री फॉर 2026 इज़ ग्लासगो। ग्लासगो सिटी में होगा। कंट्री स्कॉटलैंड। आपका टास्क क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुआ था, उसका होस्ट कंट्री कौन सा था, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। टास्क क्वेश्चन आपका है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुआ था, राइट। तो समटाइम्स यूपीपीसीएस ऐसे भी पूछ लेता है कि इट गिव्स यू 2 स्टेटमेंट दैट द 2020 कॉमनवेल्थ गेम 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विल टेक प्लेस इन ग्लासगो,
एंड दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022 हेल्ड इन XYZ कंट्री, राइट। तो आपने बताना है उसका होस्ट कंट्री। तो ये आपका टास्क क्वेश्चन है, दिस इज द टास्क क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का होस्ट। सो दिस इज़ योर टास्क क्वेश्चन 1। बाकी इरेज कर देते हैं, राइट। एंड कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस द आंसर्स फॉर द टास्क क्वेश्चंस। एंड कमेंट सेक्शन में जिसने भी सारे आंसर्स सही दिए होंगे उसका जो कमेंट है वो हाईलाइट भी किया जाएगा क्लास में। तो स्टूडेंट्स बी पार्टिसिपेटिव। आई होप यू आर enjoying the session. If you are enjoying, please like and share, and if you have any suggestions feel free to write in the comment section. तो आपने comment section में अगर कोई आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो you can always tell me. All the good suggestions are always welcomed, right? तो we were discussing the मॉडिफाइड वेन्यू क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो कि ग्लासगो है। एंड क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी स्टोरी हमने समझ ली, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लान। कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉस्मिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी ऑन लाइन्स ऑफ IIT IIMs। जैसे इंडिया में IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट क्या बना रही है, एनिमेशन सेक्टर को, गेमिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या है, एनिमेशन गेमिंग सेक्टर प्रमोट करने के लिए ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रही है, राइट। बिकॉज वी नो एनिमेशन इज़ द फ्यूचर। गेमिंग में क्या है, बहुत स्टूडेंट्स बहुत जो यूथ है इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस गेमिंग, कॉस्मिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, वो सब चीज़ों में बहुत आज बच्चों का इंटरेस्ट है। तो इसको एज अ प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खोल रही है। एंड उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखना है वो आपने याद रखना है। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड बी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट खोलने जा रही है अंडर द स्कीम दिस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका एजेंडा क्या रहेगा, to establish a proper institution on the line of IITs and IIMs to promote this animation, this gaming sector, right? तो आपने ये याद रखना है, what is the name of the institution, National Center of Excellence, right? तो इसके बारे में थोड़ी और भी डिटेल्स हैं जो कि हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नाम ही पूछा जाएगा, that what would be the name, so name would be National Center of Excellence। हाँ, एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि इसको कैसे इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हाउ दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश, क्या ये ट्रस्ट होगा, क्या ये कोई कंपनी होगी, क्या होगा। तो ये आपने याद रखना है दैट येस इट वुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर करेंगे, राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट इज FICCI एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII, ये दोनों मिलके दे वुड रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल बॉडी एज द पार्टनर विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस FICCI प्लस CII, ये तीनों मिलके क्या है, इसको फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। दे वुड बी द पार्टनर्स जो इसको रन करेंगे, राइट। इट एम्स एट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल इन इंडिया टू केटर टू द नीड्स ऑफ इंडियन एज वेल एज ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो देखो, आप देख रहे हो हर चीज़ में हम ग्लोबल लीडर, ग्लोबल हब बनने की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट न्यू थिंग इन द मार्केट की इंडिया शुड बी हब फॉर एवरीथिंग। तो उसी एजेंडा पे वी आर वर्किंग। तो जैसे हमारे IITs है, IIMs है, IIMs फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IITs फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स। तो इस एजेंडा पे वी आर वर्किंग कि हम इस सेक्टर को क्या है बहुत अच्छे से रेवोल्यूशनाइज कर दें और एक प्रॉपर इसको क्या है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में इस एजुकेशन को प्रमोट करें, बिकॉज दिस इज़ टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। तो उस चीज़ को समझ के गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दोज लाइन्स। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपने याद रखना दैट इट वुड बी रजिस्टर्ड एज कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होगी,
ये याद रखना है। और नाम क्या होगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। एंड दिस वुड बी मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ IIT IIMs। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। इसमें इतना कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ रिलेटेड टू द, एक पोर्टल है जो ओपन किया गया है, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल, फीरा पोर्टल। लेकिन सीधा ऐसे भी आ सकता है, फीरा पोर्टल वॉज इन न्यूज़। फीरा इज़ व्हाट, फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। एक पोर्टल लॉन्च किया गया दैट अगर कोई फूड, जैसे फूड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर फूड इम्पोर्ट अगर कुछ रिजेक्ट होता है तो उसका अर्ली अलर्ट्स मिल पाएँ, तो उस चीज़ को लॉन्च किया गया है, राइट, टू फैसिलिटेट द ग्लोबल ट्रेड जो है in the sector of food industry, right, because we know food industry क्या, food is a perishable item, जल्दी ख़राब हो जाता है, राइट। तो उस केस में अर्ली अलर्ट्स मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट क्या है, प्रोडक्ट की शेल्फ वैल्यू से पहले उसको क्या है, प्रिजर्व किया जा सके, राइट। तो फूड इम्पोर्ट्स रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया कब, तो एक सबमिट हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर सबमिट हुआ है, तो वहीं पे फीरा पोर्टल लॉन्च की गई है। तो दिस कैन बी डिटेल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसी से रिलेटेड है। सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर सबमिट किसने होस्ट किया, तो FSSAI ने होस्ट किया। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये फूड ग्लोबल सबमिट हुआ कहाँ एंड क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं वो हमें क्या है, देख लेने चाहिए। सो फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स पोर्टल, फीरा पोर्टल लॉन्च ड्यूरिंग द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, एंड फूड रेगुलेटर समिट किसने होस्ट किया, FSSAI ने। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड एडिशन, इट मीन्स पहला भी हुआ है, राइट। दोनों ही समिट याद रखना है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही कहाँ हुए, इंडिया में हुए। तो होस्ट कंट्री क्या था, इंडिया। तो क्लियर हो गया, याद हो गया। फूड रेगुलेटर समिट कहाँ हुए, फर्स्ट भी इंडिया में और सेकंड भी इंडिया में, राइट। किसने ऑर्गेनाइज किया था, अब इंडिया में फूड सेक्टर से फूड रेगुलेटर कौन है इंडिया में, तो हाँ सबको पता है दैट इंडिया में द फूड रेगुलेटर इज FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, दिस इज द हमारे फूड रेगुलेटर है इंडिया का, तो वही ऑर्गेनाइज करेगा। सो दिस इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर फूड रेगुलेटर। तो दूसरी कंट्रीज से भी क्या है, उन कंट्रीज़ के भी फूड रेगुलेटर्स आए और सब ने मिलके क्या क्या डिस्कशन किया इस समिट में। देखो फूड सेक्टर, फूड रेगुलेटर्स हैं तो फूड सेक्टर से ही बात करेंगे, के रिलेटेड ही बातें होंगी। क्या बातें होंगी, कैसे जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि प्रॉपर वे से जो है फूड वैल्यू चेन को रेगुलेट किया जाए, राइट। कैसे और आप स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि देयर आर सेफर फूड्स, जो कस्टमर है उसको हेल्दी फूड, सेफर फूड मिल रहा है, राइट। तो वो सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है अंडर दिस ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। ये सेकंड था इस सीरीज़ में, फर्स्ट भी इंडिया में हुआ एंड सेकंड भी इंडिया में ही हुआ, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 70 के आसपास कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट ईयर फर्स्ट समिट हुआ था, दिस ईयर इट इज़ सेकेंड समिट। एंड इस ईयर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फीरा पोर्टल, राइट। तो ये आपने याद रखना है। देन FSSAI के बारे में 2-3 बातें याद रख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब बनी थी, इट इज़ एस्टेब्लिश इन 2008। जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है उसके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, राइट। क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी पता होना चाहिए। अभी मैंने डेलिब्रेटली जानबूझ के यहाँ पे नहीं बताया कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सा बॉडी है। तो दिस इज़ द टास्क क्वेश्चन 2 कि FSSAI इज़ विच बॉडी, इज़ इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट। अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये कौन से एक्ट के अंडर बनी है, और अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो फिर ये कौन सी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन से आर्टिकल के अंडर बनी है, राइट। तो दिस इज़ योर टास्क क्वेश्चन 2
दूसरी बात, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है तो उसके हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं, तो एफएसएसआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, लिंक करो, लॉजिकली सोचो, अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे, खाना अच्छा नहीं होगा, यू आर नॉट गेटिंग गुड फूड, तो यू विल फॉल सिक। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये इंश्योर करना कि आपको एक क्या है अच्छा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपको फूड मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होना चाहिए? लॉजिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही होना चाहिए, राइट। तो इसका काम क्या है? इट क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर फूड आइटम्स, राइट। कि जैसे भी कोई भी फूड आइटम है, जैसे आप देखो कोई भी आप पैक्ड प्रोडक्ट लेते हो तो उसके ऊपर ग्रीन डॉट और रेड डॉट होता है, राइट। ग्रीन डॉट टू शो दैट इट इज़ व्हाट वेजिटेरियन, रेड टू शो दैट इट इज़ नॉन वेजिटेरियन, राइट। तो अगर कोई ऑर्गेनिक है उसके ऊपर भी मार्क होगा, पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होंगे। वो सब क्या है? दीज आर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो एफएसएसआई इंश्योर करा दैट कस्टमर कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस, राइट। आप पढ़ के देखो, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हो, ये सब कौन इंश्योर कर रहा है? दिस इज़ बीइंग इंश्योर्ड बाय एफएसएसआई। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को इंडिया में कौन मैनेज कर रहा है? इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय एफएसएसआई, राइट, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। टास्क क्वेश्चन आपने बताना है। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर. So next move to the next pointer, and next pointer is related to an important appointment, and this appointment is related to the डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दैट दिस पर्सन वाज इन न्यूज़, ये कौन है, या फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो हु इज़ दैट पर्सन? दैट पर्सन इज़ अनुराग गर्ग। अब क्या बहुत सारे नाम आएंगे तो हम क्या थोड़ा सा निमोनिक से उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट कुड बी द निमोनिक फॉर दिस? देखो, नारकोटिक्स मतलब ड्रग से रिलेटेड है। जब आप कोई इंसान कोई ड्रग्स लेता है तो क्या वो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं, उसके बॉडी के हर लाइक पार्ट में स्प्रेड करते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसके हर एक अणु में, अणु मीन्स व्हाट, हर एक एटम में स्प्रेड कर गया। तो अणु से यू कैन टेक अ हिंट, अनुराग गर्ग। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी अनुराग गर्ग। आई वुड लाइक टू मेक अ डिस्क्लेमर हेयर दैट ये सब जो भी कोडिंग है दिस इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे नाम होंगे तो किसी भी तरीके से किसी के भी नाम का कोई डिसरिस्पेक्ट करने की इंटेंशन नहीं है। आई वुड लाइक टू मेक क्लियर दैट इन द फर्स्ट गो ओनली कि ये सिर्फ इस पर्पस है दैट वी कैन लर्न दिस इंफॉर्मेशन। तो अनुराग गर्ग, अणु से आप यू कैन रिमेंबर कि बॉडी के एक एक अणु में जो है ड्रग स्प्रेड कर गया। सो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डीजी व्हाट, अनुराग गर्ग, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो एक बार देखते हैं आज का थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं। तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड वाइट रेवोल्यूशन 1 भी डिस्कस किया और 2.0 भी डिस्कस किया। उसके बाद में वी डिस्कस्ड वेव समिट जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था, जो कि गोवा में हुआ, राइट। देन वी डिस्कस्ड व्हाट, देन वी डिस्कस कि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में, बायोफार्मा सेक्टर में वो सब इम्प्रूव करने के लिए, ग्लोबल लीडर बनने के लिए एक स्कीम आ रही है, बायोराइड स्कीम, राइट। देन ट्राइबल सेक्टर के लिए हमने एक स्कीम पढ़ी, ट्राइबल्स की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 79,000 करोड़ के आसपास लगा के स्कीम पड़ी। उसका नाम क्या है आपने बताना है, राइट। आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या नाम था, राइट। देन वी रेड अबाउट द व्हाट एल्स वी हैव रेड, वी रेड अबाउट दिस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि IIT IIM के जैसे गेमिंग और दिस एनिमेशन सेक्टर को, इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया है, राइट। देन वी हैव व्हाट एल्स वी हैव रेड, वी हैव रेड अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो वेन्यू चेंज हुआ है ग्लासगो,
right? Then we have also read about the new appointment, new DG of Narcotics Control Bureau, and that is Anurag Garg. इतने पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं, राइट? सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको क्लास सुन के पॉइंट्स याद भी हुए होंगे, राइट? सो नेक्स्ट सेशन के लिए वी आर गोइंग टू मीट इन द टुमारो वी आर गोइंग टू टेक अ फर्दर सेशन जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंटर्स मूव करेंगे. आई नो ये बिट स्लो रहा है, पॉइंट टू रिमेंबर थोड़ा सा स्लो ही रहेगा बिकॉज इसमें हर एक पॉइंट में एक एक कंप्लीट न्यूज़ है. जब हम नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स ये सब न्यूज़ पढ़ेंगे तो वो एक दिन में काफ़ी न्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, एक पेज पे 2-3 न्यूज़ ही होंगे, डिटेल्ड में मेंशन होंगे. इसमें एक ही पेज पे बहुत सारे न्यूज़ है. सो आई एम नॉट रशिंग, मैं ऐसे नहीं कर रही कि एक ही दिन में आपको बहुत सारा करवा दूँ और आपको भूल भी जाए. सो आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हों और याद भी हों. सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर. If you have any suggestion, feel free to write in the comment section. And ठीक है स्टूडेंट, कल की क्लास में मिलते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप वर्किंग हार्ड. इस बार आपने एग्ज़ाम निकालना है, इसी टारगेट के साथ आपने रेगुलर तैयारी करते रहना है, रेगुलरिटी से पढ़ना है. सो कल के सेशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.